तो दोस्तों अब हम बैठे हैं एक नगर पालिका के सीईओ के पास। नगर पालिका के अध्यक्ष कह सकते हैं। ये एक बहुत ही पढ़े लिखे ऑफिसर होते हैं और इनकी जिम्मेदारी उस शहर, उस छोटे शहर, क्योंकि नगर पालिका है, महानगर पालिका एक बहुत बड़ा शहर होता है जैसे मुंबई या फिर नांदेड़ या फिर पुणे, तो उससे थोड़ा छोटा होता है नगर पालिका। तो उसके जो सीईओ है, अध्यक्ष, इनका नाम है प्रसाद शिंगटे जी। आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। ये शो जो है इसमें आप सबसे पहले अधिकारी है जिनकी हम इंटरव्यू ले रहे हैं। इससे पहले काफ़ी पॉलिटिशियंस की इंटरव्यू लिए। पहले आप ये बताइए कि आपकी जिम्मेदारी इस शहर के नगर पालिका के अध्यक्ष, आप अध्यक्ष कहेंगे खुद को या आप क्या कहेंगे, आप कौन है इस नगर पालिका के? अध्यक्ष कहना थोड़ा टेक्निकली रॉन्ग होगा, क्योंकि अध्यक्ष जो होते हैं वो चुन के आते हैं। अच्छा, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बोल सकते हो आप। अच्छा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, कामकाज जो देखते हैं। यस, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है नगर पालिका का, उसका मैं हेड हूँ। अच्छा, यानी आप कामकाज देखना, यस, शासन के जो भी कार्रवाई जो करना, वो सब आपके देख रेख में होता है। गवर्नमेंट का मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ यहाँ पे, और जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस हैं वो फॉलो करना, उनकी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना, और जो भी कामकाज है नगर पालिका, अच्छा, वो कायदे में रहे और गवर्नमेंट के पॉलिसी के अगेंस्ट ना जाए, ये देखना मेरी जिम्मेदारी है। और जो इस जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए जो भी डिसीजंस ये काउंसिल के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी जो सभा होती है उसको म्युनिसिपल काउंसिल बोलते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो डिसीजन लेते उनको इस दायरे में रख के वो इम्प्लीमेंट करना, ये मेरा काम है। तो आपकी जब से अभी हम चिपलून में हैं, तो आप अभी चिपलून के सीईओ कब से बने हैं? मैं चिपलून में मेरी पोस्टिंग 12 अगस्त को हुई है। उसके पहले मैं 2021 में, यस। अच्छा, उसके पहले मैं खेड़ में था। तो खेड़ क्या है? आपके जो नगर अध्यक्ष थे वहाँ पर, बिल्कुल वो अध्यक्ष थे। तो उनकी मैंने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा था तकरीबन आप 3 साल खेड़ में थे। तो आप खेड़ आने से पहले आपका प्रवास क्या था? आपकी पढ़ाई के बाद आप पहले खेड़ में आए या और कहीं भी सीईओ थे, या आपकी जर्नी कैसी थी खेड़ पहुंचने तक? मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है। मैंने केजे सोमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मुंबई में इंजीनियरिंग किया जी। उसके बाद मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। उस दरमियान मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने एक इंश्योरेंस कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का जॉब किया था। अच्छा। उस दरमियान मैं सूरत में था और उसी दरमियान मेरी यहाँ पे सिलेक्शन हुई। तब मैं ट्रेनिंग के बाद पहला पोस्टिंग मेरा गुहागर, जो कि अभी यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे मेरी पहली पोस्टिंग थी। उसके बाद 2018 जून में मेरा पोस्टिंग खेड़ में हुआ था। अच्छा। और जब आप खेड़ में आए तो खेड़ की स्थिति क्या थी? खेड़ में कितने पार्क्स थे? खेड़ में कितनी सफाई थी? थोड़ा दिल खोल के बताइए। जब मेरा पोस्टिंग या मेरी ऑर्डर आई थी खेड़ के लिए, तो मुझे याद आ रहा है कि मेरे एक सीनियर ने बोला था कि वहाँ पे ज्वाइन मत हो। अच्छा, क्यों? क्योंकि थोड़ा पॉलिटिकली भी प्रॉब्लमेटिक था। उसके पहले एक दो पहले जो चीफ ऑफिसर थे, अच्छा, उनके ऊपर भी बहुत एक भ्रष्टाचार के आरोप थे। भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे, एक बिल्डिंग का स्लैब गिरा था तो उनके ऊपर एक चार्जशीट फाइल हो गया था। अच्छा, ऐसी चीज़ें हुई थी और उसको थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी था एक, और सेकेंडली स्टाफ का थोड़ा इशू था, ऐसे उस सीनियर ने मुझे बोला था। इसलिए जो वो सीनियर थे उन्होंने पहले वहाँ पे काम किया था, वो मुझे बोले थे कि स्टाफ भी ऐसा होता है कि हम बाहर से आते हैं। जब मैं खेड़ में ज्वाइन हो रहा था तब मैं अकेला था जो खेड़ के बाहर का था। अच्छा। बाकी पूरा स्टाफ वही का था। अच्छा। तो वो भी थोड़ा पॉलिटिकली इंक्लाइंड रहता है। अच्छा। तो इसलिए उन्होंने बोला था कि ज्वाइन मत हो। तो लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि अगर पोस्टिंग हुई है तो ज्वाइन होके जो है वो काम करना है हमें। बिल्कुल। मैं ज्वाइन हो गया। मुझे लगता है 13 जून 2018 में मैं ज्वाइन हुआ था वहाँ पे। हाँ, और जब आप खेड़ में आए तो सबसे पहले आपने देखे रहेंगे शहर कितना साफ़ है, शहर में कितने पार्क्स है, जो भी वहाँ जो भी एक नगर पालिका की जो जिम्मेदारियाँ है वो
किस तरीके से संभाली हुई थी? क्या वो ठीक थी? आप इम्प्रेस थे कि नहीं बहुत साफ शहर है, या नहीं इसकी दशा बहुत ही ख़राब है, या ठीक ठाक है मैं मैनेज कर लूँगा? आपकी सोच क्या थी जब आप आए तब? मैं जब आया था तब ये कमेंट करना गलत होगा कि वो ख़राब था या जो भी था। मैंने ये सोच के रखा था कि ये जिस स्टेज पे है उससे ऊपर मुझे लेके जाना है। अच्छा। तो जो स्टेज थी वो मैंने एक बार डिफाइन की कि ये कौन सी स्टेज पे है और हमें कहाँ तक लेके जाना है। अच्छा। और उसके लिए मुझे टाइम कितना लगेगा। अच्छा। तो जो आप बोल रहे हो कि शहर में घूमने के बाद ये लग रहा था कि सफाई में कुछ ठिकान थे, वहाँ पे लोग कूड़ा फेंक रहे थे तभी भी, और कुछ जो कचरा आ रहा है उसमें थोड़ा प्रोसेसिंग नहीं हो रहा था, लोगों से कचरा आ रहा था लेकिन वो थोड़ा मिक्स था। अच्छा। तो और बाकी सिविल, मतलब आप जैसे बोल रहे हो कि गार्डन्स, तो एक गार्डन चालू था, दूसरे गार्डन का काम हम चालू करने वाले थे। और पानी का बहुत बड़ा इशू था, पानी का। एक दो प्रोजेक्ट्स पानी के वाटर सप्लाई स्कीम के एक दो जो प्रोजेक्ट्स थे वो 3-4-5 साल से ठप पड़े हुए थे। उसमें कुछ काम नहीं हो रहा था। और उसकी खेड़ की टोपोग्राफी ऐसी है कि वहाँ पे कम ज़्यादा प्रेशर से पानी आता है। अच्छा। तो हर दिन लोगों का मोर्चा आता था कि पानी की समस्या है। और एक इलाका ऐसा था जो बस स्टैंड या बस डिपो की तरफ है, वहाँ तो पानी की इतनी दिक्कत थी। हाँ, स्वच्छता की इससे मैंने वहाँ पे विजिट्स रखी थी। तो कचरा सेग्रीगेट करना है ये सब, इसके लिए तो पहला लोग क्वेश्चन यही पूछते थे कि पानी कब अच्छा आएगा। बिल्कुल। तो मैं कुछ नहीं कर पाया पहले साल, स्वच्छता में के बारे में भी कुछ नहीं कर पाया और पानी के बारे में। लेकिन मैंने सोच के रखा था कि 1 साल हमें लगेगा स्वच्छता में काम करने के लिए, कुछ बेसिक चीज़ें करनी पड़ेगी, प्रोसेसिंग का या फिर जो भी है इम्प्रूव करने के लिए टाइम लगेगा। वो मैंने सोच के रखा था। तो पहले साल मतलब 18 में मैं ज्वाइन हुआ, तो 19 साल का जो स्वच्छ सर्वेक्षण था 2019 का, तो मैंने सोचा कि उसमें कुछ हमें परफॉर्म नहीं कर पाएंगे हम उतना अच्छा, लेकिन हमें 2020 के लिए कम्पीट करना है। अच्छा। मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था। और पानी की समस्या में जो इश्यूज थे तो उसमें भी मैंने सोचा था कि वो पॉलिटिकली थोड़ा साइड में रख के वो 2 इशू सॉल्व करने। अच्छा। तो 1 साल में मैं पानी का इशू सॉल्व करने में सक्सेसफुल रहा था। जो एरिया में पानी नहीं जाता था वहाँ पे पानी जाना शुरू हो गया। और 1 साल में धीरे धीरे हमने सर्विसेज, स्वच्छता की जो सर्विसेज थी तो इम्प्रूव कर ली। और हमें 2020 में हम अच्छे रैंक तक पहुँचे थे स्वच्छता में। 2019 से लेके 20 में बहुत बड़ा हाई जंप हमने मारा था रैंक में। लेकिन 2020 में जो कोरोना का पीरियड था उस वजह से हमारा कुछ फेलिसिटेशन नहीं हो पाया। लेकिन हमने 2020 में ही अच्छा ये मतलब स्तर पे परफॉर्मेंस दिखाया था। और मेरी सोच ये थी कि जो भी काम करना है वो मैं जाने के बाद बंद नहीं होना चाहिए। मैं जो भी लेवल पे काम करूँगा वो उसके ऊपर ही होना चाहिए, जाने के बाद भी वो चालू रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी सोच रख के मैंने काम शुरू किया था, इसलिए मुझे 1 साल लगने वाला था। बिल्कुल। तो आपने जब स्वच्छता का ये शुरुआत की, तो आप जब खेड़ आने से पहले सूखा कचरा और गीला कचरा लोग मिलाकर देते थे या अलग अलग देते थे? नहीं, मिलाकर देते थे, हर घर से मिलाकर। और आप छोड़ने से पहले भी वही था या उसमें बदलाव आया था? हमने उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट किया था। जब मैंने शुरू किया कि हमें प्रोसेसिंग करना है कचरा, इसलिए हमें सेपरेट कचरा चाहिए। तो लोग अलग अलग देते हैं खेड़ में? अभी देते हैं। हाँ हाँ। और बीच में लोगों ने, मैंने जब ये शुरू किया तब गाड़ियाँ तक रोकी थी कि हम मैंने ये किया था कि अगर आप अलग अलग कचरा कूड़ा नहीं देते तो हम नहीं कचरा उठाएंगे। अच्छा। तो 2-2 दिन तक कचरा नहीं उठाया था और लोगों ने गाड़ियाँ रोकी थी। हाँ, इस लेवल पे वो क्लैशेस चले गए, लोगों ने सूखा और गीला कचरा मिक्स करके दिए थे। दोस्तों ये बताना चाहूँगा, बम्बई जैसे बड़े शहर में भी लोग कचरा मिक्स करके देते। सूखा और गीला कचरा अलग अलग से कोई देता नहीं है। महानगर पालिका उतने बड़े कदम बम्बई में भी नहीं उठाती। आपने खेड़ जैसे शहर में वो उठा पाए, वो बहुत बड़ी बात होती है। उसके ऊपर भी काफ़ी पॉलिटिकल परिणाम आए रहेंगे आपके ऊपर। पॉलिटिशियंस ने भी, नगर सेवकों ने बताया रहेंगे, अरे हमारे एरिया का कचरा नहीं हट रहा है, आप ये ऐसा हटा दो।
बिल्कुल, ऐसे पॉलिटिकल प्रेशर आते ही रहते हैं, जैसे कर्मचारी के ऊपर खास करके। लेकिन जब ये कचरा वहाँ से लोगों के घर से अलग अलग गाड़ियों में या एक ही गाड़ी में 2 अलग अलग विभाग में जब आते हैं तो कहाँ ले जाए जाते हैं, और वो सूखे कचरे का बाद में क्या होता है और गीले कचरे का क्या होता है? पहले तो ये कचरा प्रोसेसिंग करना, ये सब चीज़ों के लिए थोड़ा माइन्यूट प्लानिंग होना चाहिए। कचरा कोई 100% सेग्रीगेटेड नहीं देता, कुछ घर मिक्स कचरा भी देते हैं। अच्छा। लेकिन अगर मैंने देखा है बहुत सारी काउंसिल्स में 2 ही कंपार्टमेंट रहते हैं, गीला और सूखा। लेकिन जब कोई मिक्स कचरा देता है तो उसको क्या करना है, तो अच्छा। वो किसी एक कंपार्टमेंट में डाला जाता है, फिर कचरा मिक्स हो जाता है। बिल्कुल। तो मैंने ये सोच के 3 कंपार्टमेंट बनाए थे। अच्छा। एक गीला, एक सूखा और एक मिक्स। अच्छा। प्रैक्टिकली 100% कभी भी कचरा नहीं मिलता। जो मिक्स मिलता है वो हमें डालने के लिए अलग से तीसरा कंपार्टमेंट हमने बनाया था। अच्छा। तो उसके बाद ये जो आपने आज क्वेश्चन पूछा है कि आप उसका प्रोसेसिंग क्या करते थे, जब मैंने वो कचरा उठाना शुरू किया तब हमारा बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं था। बिल्कुल। मैंने प्रोसेसिंग बाद में शुरू किया। जो हमारा बायोगैस था उसका बायोगैस कहाँ पर है? हमारा वो सरकारी जो अस्पताल है उसके पीछे जो है वही बायोगैस, वो बायोगैस है। अच्छा, यानी गीला कचरा वहाँ जाता है? वहाँ जाता है। और सूखा कचरा कहाँ जाता है? सूखा कचरा जो हमारा वेस्ट प्रोसेसिंग साइट है वहाँ पे जाता है। जो बांध बनाकर एक मैदान है, शायद से वो कोई एक स्कूल है, स्कूल के ही सामने एक गेट है। स्कूल नहीं है, एक गेट बनाया हुआ है वहाँ पर। ओके। हाँ, वो ग्राउंड का कुछ तो नाम समर्थ नगर। हाँ, समर्थ नगर में। तो वहाँ आपका सूखा कचरा खेड़ के लिए वहाँ ले जाया जाता था। और फिर समर्थ नगर में जाने के बाद वो कचरे का क्या होता था, सूखे कचरे का? हाँ, वही मैं बोलना चाहता था कि जब मैंने सेग्रीगेशन शुरू किया तब मेरा प्रोसेसिंग कुछ नहीं होता था। सेग्रीगेशन करने के लिए लोगों की आदत बदलनी पड़ती है, उसलिए उससे टाइम लगता है। तो मैंने सेग्रीगेशन करना लोगों तक ये बोलना पहले शुरू किया। अच्छा। प्रोसेसिंग का मेरा काम, मतलब प्रोसेसिंग जो यूनिट एस्टेब्लिश करना है वो मेरा काम साइमल्टेनियसली चल रहा था। अच्छा। तो उसके बाद जब मैंने शुरू किया तब उस पे बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं हो पा रहा था। फिर भी मैंने सेग्रीगेटेड कचरा लोगों को आदत लगाने के लिए शुरू किया। तब जाके 1 साल में पूरा 80-90% सेग्रीगेटेड कचरा मिलना शुरू हुआ। और जो आपने बोला समर्थ नगर, वहाँ पे वेस्ट प्रोसेसिंग साइट अभी चालू है। वहाँ पे हमने गैसीफायर भी है, वहाँ पे एक शेड का भी काम चालू है। अच्छा। वहाँ पे वेस्ट पिकर्स वेस्ट पिकर्स जो है उनको भी हमने रैक पिकर्स जिसे बोलते हैं, जो कचरा उठाते हैं और बेच के रोजी रोटी चलती है, बॉटल्स और काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, उनको भी हमने इन्वॉल्व करके लिया था। उनको हमने आई कार्ड्स दिए थे, उनको पीपी किट्स दी थी, हैंड ग्लोव्स, ये सब दिया उनको। अच्छा। और उनको बोला कि आप भी वहाँ से सूखा कचरा उठा सकते हो, तब जाके उस कचरे की क्वांटिटी रिड्यूस होगी। और हमने जैसे ही हमने वो कचरा सेग्रीगेट करना शुरू किया, वैसे ही हमारा खुद का स्टाफ उस कचरे में से जो सूखा कचरा बेचने लायक है वो खुद उठाते हैं और वो कचरा रिड्यूस करके अच्छा ही वो साइड पे आता है अभी। अच्छा, बिल्कुल। और वहाँ पे जो कचरे पे कुछ मतलब प्रोसेसिंग नहीं हो सकता है या फिर जिसकी कुछ वैल्यू नहीं है, उसका कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं करते, उतना ही कचरा अभी उस साइड पे आता है। और वहाँ पे हमने एक गैसीफायर लगाया। अच्छा। उस गैसीफायर में समर्थ नगर जो मैदान है वहीं पर लगा, वहीं पे। अच्छा। इसे हम इनर्ट कचरा बोलते हैं, जिसपे कुछ प्रोसेसिंग नहीं हो पाता, जैसे टूटे चप्पल हैं या फिर कुछ रैपर्स है जिसका कुछ नहीं हो सकता। अच्छा। या फिर कुछ प्लास्टिक का भी होता है उसमें, लेकिन वो गीला होता है, या एकदम लो ग्रेड प्लास्टिक भी होता है, वैसी सब, या एकदम खराब कपड़े होते हैं, ऐसी सब चीज़ें होती है। वो हम उस गैसीफायर में डाल के उसको ऐश बनाते हैं। अच्छा। और ऐश से फिर ब्रिक बनाना हम शुरू करने वाले थे। ऐश ब्रिक्स बनते हैं, लेकिन अभी तक वो शुरू नहीं हुआ था। तब तक कंस्ट्रक्शन में यूज किए जाते हैं। बहुत ही उसको इको फ्रेंडली ब्रिक्स कहा जाता है। यानी आप जो बिल्डिंग बनाते हैं उसके कंस्ट्रक्शन मटेरियल के जो ईंट होते हैं, वो ईंट उस प्लास्टिक मटेरियल, उस कचरे से बनाए जाते हैं और बहुत ही मजबूत और अच्छे होते हैं। तो बिल्कुल आप जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कुछ काम करेंगे तो ब्रिक्स यूज़ करना प्रेफर करिए, यह हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा होगा। तो फिर आपको एक अवार्ड मिला था, हालांकि अभी मुझे लगता है तकरीबन सिर्फ कुछ ही दिन हुए या फिर कुछ हफ्ते हुए, दिल्ली में
तो पहले तो आपको मुबारकबाद कि आप वहाँ के सीईओ होते हुए आपके काम को देखते हुए एक अवार्ड मिला। थोड़ा हमारी जनता को बताइए अवार्ड किस बात के लिए मिला, उसका मुख्य कारण क्या था कि इसकी वजह से मुझे अवार्ड मिला। स्वच्छ सर्वेक्षण ये जो प्रोग्राम है ये मोदी गवर्नमेंट ने शुरू किया था जी। उसमें इसके पहले भी ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए हैं। अच्छा। लेकिन मुझे लगता है कि ये पहला प्रोग्राम है जिसमें ये स्वच्छता के बारे में जो शहर कुछ सस्टेनेबल या फिर लॉन्ग टर्म कुछ सोचते हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस लाते हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। बिल्कुल। उसके लिए उन्होंने बहुत एक डिज़ाइन किया है प्रोटोकॉल। उसका टूल किट हर साल आता है। अच्छा। और उसमें पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं, उस पॉइंट्स के हिसाब से हमें काम करना होता है। अच्छा। और उसमें जैसे 3 ब्रॉड कैटेगरीज या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि 3 पेपर्स है, लेमैन की टर्म्स में हम बोल सकते हैं 3 पेपर्स है। एक में जैसे कि हम सस्टेनेबल कुछ सॉल्यूशन लाते हैं, जैसे सब जगह पे टॉयलेट्स होनी चाहिए या फिर टॉयलेट का जो मैला होता है उसको उठा के उसको प्रोसेस करते हैं, ऐसी चीज़ें होती है। सेकेंडली होता है हम सर्विसेज कैसी देते हैं लोगों को। अच्छा। जैसे कचरा उठाना, उसका सेग्रीगेटेड उठाना, रोज उठाना, या फिर स्वीपिंग, या फिर बाहर के लोग जो आते हैं उनके लिए डस्टबिन देना, ऐसी चीज़ें। ये दूसरा मतलब पेपर बोल सकते हैं ये है। और तीसरा है जिसमें आपने जो भी काम किया है वो देख के लोगों को ऐसा लगता है क्या कि पहले से अब इम्प्रूवमेंट आया है। अच्छा, यानी बदलाव लोगों को दिखता है। यस, ये 3 चीज़ें हैं, ये 3 पेपर है, 3 कैटेगरी है, उसके ऊपर ये मार्क्स मिलते हैं और उसके ऊपर रैंकिंग होके फिर उनका फेलिसिटेशन वहाँ पे दिल्ली में होता है। अच्छा, तो अभी जब आपको ये अवार्ड मिला तब तक आपका ट्रांसफ़र 3 साल के बाद खेड़ शहर से चिपलुन शहर हुआ था। फिर भी आपको खेड़ शहर के काम किए हुए उस वक्त की वजह से आपको दिल्ली में अवार्ड मिला, तो क्या खुशी होती है कि मेरे काम की तारीफ दिल्ली स्तर तक होती है? यस यस, श्योरली। बहुत बड़ी उपलब्धि है एक्चुअली कि हमें स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स है उनको दिल्ली में बुला के आप फेलिसिटेट कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्वाभिमान की बात, स्वाभिमान की बात है और बहुत अच्छा लगा। और मैं एक्चुअली खेड़ वासियों का भी उसमें शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र होने के बाद भी मेरा नॉमिनेशन किया और मुझे वहाँ पे बुलाया गया था, तो वो उसके लिए भी। और जो भी मैंने काम किया ये मेरे अकेले का काम तो नहीं है, अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक जो पॉलिटिकल साथ भी ज़रूरी है, पॉलिटिकल साथ भी ज़रूरी है और मीडिया का भी साथ ज़रूरी है और उसके साथ लोगों का भी साथ ज़रूरी है। और कोकन में ऐसा लेकिन साथ मिलता आपको है। ये जर्नी में क्या पॉलिटिकल साथ भी मिला? क्योंकि मैं जब खेड़ नगर पालिका में गया था तो मैंने बिल्कुल वहाँ के नगर अध्यक्ष से कहा मुझे इंटरव्यू लेनी है, जो कि मनसे पार्टी से आते हैं। फिर उनको बताया था कि मुझे राष्ट्रवादी के भी कुछ नगर सेवकों की इंटरव्यू है, तो 2 राष्ट्रवादी के नगर सेवक थे वहाँ, 2 मनसे के नगर सेवक थे। और मैंने शिवसेना, जो कि सबसे बड़ी सत्ताधारी पार्टी उस नगर पालिका की थी, हालांकि उनका नगर अध्यक्ष नहीं था लेकिन उनके सबसे ज़्यादा नगर सेवक थे। तो उनमें से नगर सेवकों ने वो इंटरव्यू में आने से मना किए। तो बिल्कुल मैंने वो 2 खाली कुर्सियाँ रखी थी, वो एक राउंड कॉन्फ्रेंस टाइप एक मीटिंग किया था, तो वो आए नहीं, तो खाली कुर्सियाँ वहाँ थी। मुझे बहुत ही बुरा लगा कि पॉलिटिकल अनबंद की वजह से वो लोग जनता का सामना नहीं कर पा रहे थे, तो वातावरण बहुत ही ख़राब था। उनसे पहले मैंने योगेश कदम जी का भी इंटरव्यू लिया था, उसमें योगेश कदम जी ने तो पॉलिटिकल आरोप तो रोज़ होते हैं, लेकिन अगर एक नगर पालिका में अगर नगर सेवक मिलकर अगर एक इंटरव्यू भी ढंग से न दे, एक दूसरे से बाकायदा झगड़े कर रहे थे वहाँ पर इंटरव्यू करने से पहले, कैमरा पे कुछ नहीं, तो इतने कठिन परिस्थिति में आप कैसे टिक पाए? और दूसरा, आपको कैसे लगता है कि क्या है, मतलब हमारी देश की गंदी राजकारण है उसकी वजह से होता है, या लोग शायद से जागरूक नहीं है कि हमें सोच समझ के वोट देना चाहिए, ना कहीं किसी के पैसे देने पर, या क्या आपका कहना बताओ कि ये जो पॉलिटिकल गंदगी जो है वो कैसी लगी आपको वहाँ की?
बोला देखा जाए तो खेड़ बहुत ही पॉलिटिकली वाइब्रेंट है। हर एक चीज़ के लिए वहाँ पे 2 या 3 पार्टीज़ में क्लैशेस होती है और हर बार वो चीज़ मतलब वहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहेगा, मैं था तब, मेरे सामने आती थी और हर बार आप एक कोई न्याय दे सकते हैं तो बाकी के लोग सेटिस्फाई नहीं होते। बिल्कुल। एक सेटिस्फाई होता है, फिर आपके ऊपर भी आरोप होते हैं, फिर भी वो सहन करना पड़ता है, फिर अगली चुनौती कुछ और रहती है। ऐसा चलता है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं कहना कि पॉलिटिकली सब गंदा है। हम में से ही कुछ लोग चुन के देते हैं, शायद हम में ही कुछ खोट है, इसलिए हम जो चुन के दे रहे हैं उन लोगों में भी कुछ खोट है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। तो मैं ये पॉलिटिकली कुछ प्रॉब्लमेटिक है ऐसे नहीं बोलूँगा। तो लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि एक बार चुन के लोगों ने दिया तो उसके बाद भी कुछ पॉलिटिकल प्रेशर या फिर एक पॉलिटिकल तनाव भी रहता है। मुझे ये कहना है कि कुछ प्रेशर ग्रुप होना चाहिए शहर में जो इनकी डिसीजंस को इवैल्यूएट करे और वो कुछ कमेंट करे। खेड़ में ये बात लैकिंग है। कोई हर एक आदमी किसी ना किसी पार्टी से बिलोंग करके ही बात करता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल। आम जनता की बात कर रहा हूँ मैं आपको। पार्टी नहीं है, जो भी है मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, ऐसा एक आदमी हमें नहीं मिलता। ऐसे मिलना चाहिए, ऐसा प्रेशर ग्रुप होना चाहिए जो पॉलिटिक्स बाजू में रख के कुछ बात कर सके कि ये डिसीजन गलत है, चाहे वो मनसे का हो, चाहे वो शिवसेना का हो, चाहे वो राष्ट्रवादी का, ये गलत है। पॉलिटिक्स बाजू रख के जनता का आवाज होना चाहिए। बिल्कुल। तब ये सुधर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। अब खेड़ शहर के बाद आगे आते हैं हमारे चिपलुन शहर पे। चिपलुन शहर, यहाँ मेरा जन्म हो चुका है, तो बिल्कुल ये मेरे दिल के करीब होगा ही। आज जब मैं चिपलुन आया, वो बड़ा चिपलुन का बोर्ड देख के बहुत खुशी हुई। हमेशा मेरी पासपोर्ट हर जगह प्लेस ऑफ बर्थ चिपलुन होता है। तो चिपलुन शहर में आपका ट्रांसफ़र हो चुका है, आप यहाँ अभी पिछले कुछ महीने से काम कर रहे हैं। आपका जब ट्रांसफ़र हुआ तब यहाँ इस शहर की परिस्थिति क्या थी? यहाँ की आबादी कितनी है? खेड़ की तकरीबन 17 से 20 हज़ार है। चिपलुन की आबादी कितनी है? परिस्थिति क्या है? ऑन रिकॉर्ड चिपलुन की पॉपुलेशन 2011 के करीब वहाँ पे तब 55,000 थी, लेकिन मुझे लगता है एक 70,000 के करीब यहाँ की पॉपुलेशन, यानी खेड़ से 3 गुना ज़्यादा, 3-4 गुना ज़्यादा है। अच्छा। फ्लोटिंग पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है यहाँ आता जाता है। हाँ, बहुत बाहर से लोग आते हैं। और पॉपुलेशन की बात की जाए तो लोटे MIDC है, वो एस्टेब्लिश होने के बाद यहाँ पे इन माइग्रेशन भी बहुत हुआ है। थोड़ा पॉपुलेशन मिक्स्ड है यहाँ पे, बाहर के भी लोग हैं जो बाहर से आके यहाँ पे सेटल हुए हैं। अच्छा, जैसे कौन सी जगह से ज़्यादा सेटल हुए? वेस्टर्न महाराष्ट्र से बहुत अच्छा, लोग आए, पुणे से भी आए हैं लोग, मुंबई से भी आए हैं लोग, अलग अलग जगह से लोग आके यहाँ पे सेटल हुए हैं। क्योंकि ये MIDC के कारण ये शहर लोटे MIDC कनेक्टेड है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन है वो भी मेजर रेलवे स्टेशन है, वो भी चीज़ रहेगी। या फिर ये शहर जो इससे कनेक्टेड है हाईवे से, कराड़ से, इसके वजह से रहेगा। लेकिन इसलिए ये शहर थोड़ा मतलब यहाँ का पॉपुलेशन मिक्स्ड है। और जब मैं ज्वाइन हुआ वो डेट था 12 अगस्त। अच्छा। और यहाँ पे 22-23 जुलाई को बाढ़ आई थी। यानी सिर्फ एक 15-20 दिन पहले 15-20 दिन बाढ़ आई थी, उसके बाद आपका यहाँ ट्रांसफ़र हुआ। मेगा फ्लड्स बोल सकते हैं उसे। बिल्कुल बड़ी, ये जो महाड़ चिपलुन, जो महाराष्ट्र में बड़ी बाढ़ आई थी, काफ़ी गांव डूबे थे, उस तरीके से चिपलुन ये शहर भी डूबा था। तो वो फ्लड्स आए थे यहाँ पे, और इस शहर का अराउंड 70 to 80% इलाका अफेक्टेड था। अच्छा। और इस बार की बाढ़ पिछले 100 साल में भी शायद ऐसी बाढ़ नहीं आई थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों से हमने बात की तो जिस लेवल पे पानी आया था और इतना फास्ट वो पानी बढ़ा था कि लोग कुछ नहीं कर पाए। ये ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ था। अच्छा। और दूसरी एक हैरान करने वाली बात ऐसी है कि उस बाढ़ के साथ बहुत ज़्यादा मड आई थी। अच्छा। शहर में बहुत सारी जगह पे यानी नदी में से गाल आई थी, या जिसे मराठी में गाल कहते हैं। गाल। तो यानी काफ़ी मिट्टी शहर में आई थी। यस, 1-1 फुट का भी वहाँ पे मिट्टी जमी थी बहुत जगह पे। और फिर ड्रेनेज का इशू था, वाटर सप्लाई का इशू था, ये सब इश्यूज थे। और टॉयलेट्स, बहुत सारे पब्लिक टॉयलेट्स गिर गए थे, ये सब चीज़ें थी। और
बाढ़ आने के बाद जो मेजर इशू रहता है वो पैंडेमिक आ सकते हैं, तो उसका भी एक इशू था, लेकिन अच्छा फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ नहीं। कोरोना की भी ये सारी चीज़ें भी चल रही थी उसी वक्त चल रही थी। बिल्कुल। तो फिर आप आने के बाद जब पता चला, आपको पता ही था यहाँ बाढ़ आकर गई और मेरा ट्रांसफ़र यहाँ हुआ, तो अब यहाँ पर आने के बाद उस बाढ़ के लिए आपने क्या कदम उठाए? मैं आने से पहले यहाँ पे काम चालू था, वॉर फुटिंग पे काम चालू था। मतलब लोगों को बचाना वहाँ से, अगर घर टूटा है तो घर बांध के देना या जो भी है मदद, लेकिन बाढ़ फिर ना आए उसके लिए क्या ये नगर पालिका की जिम्मेदारी होती है या फिर कोई और विभाग की जिम्मेदारी होती है? क्योंकि आज मैं यहाँ आने से पहले मैंने देखा यहाँ लोग धरने पे बैठे हुए थे कि बाढ़ आई, उसकी वजह से जो यहाँ की नदी है उसके अंदर से काफ़ी मिट्टी निकाली जाए, उसे डीप बनाया जाए, उसके लिए उनकी सरकार से काफ़ी मांग है। हालांकि उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि इसके ज़िम्मेदार यहाँ की नगर पालिका है, लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूँ, एक आप पढ़े लिखे अधिकारी हैं, आपको क्या लगता है इसकी जिम्मेदारी किस पर आती है? इसकी जिम्मेदारी एक्चुअली सब पे आती है, थोड़ी थोड़ी है, लेकिन सबकी जिम्मेदारी है। उसमें बहुत ज़्यादा शेयर लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट का है। इरिगेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि ये जो रिवर है वो उनकी अथॉरिटी है, तो नोटिफाइड रिवर है, तो वो उसमें जो भी पानी बहता है, यानी महाराष्ट्र शासन की जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उनकी जिम्मेदारी आती है या फिर यहाँ का नगर पालिका, फिर यहाँ के जो कलेक्टर हैं उनकी भी जिम्मेदारी आती है? सबकी जिम्मेदारी आती है, क्योंकि ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट का इशू है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पे अगर गाल वहाँ से निकालना है इससे, तो वो कुछ नगर पालिका या फिर बिल्कुल कलेक्टर, नगर पालिका के पास उतने कोई मशीन्स होते नहीं, मशीन्स नहीं होते, उतने फंड्स नहीं होते, और कलेक्टर ऑफिस भी इतना ज़्यादा फंड इसमें नहीं डाल सकता। तो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने हर साल कुछ गाल निकालना चाहिए, ऐसे लोगों का कहना था। लेकिन पिछले बहुत सारे सालों में यहाँ से जो नदी के चैनल्स है वो पूरे मड से भर गए हैं, और लोगों का ये कहना है कि अगर हर साल कुछ हम निकालते तो ये परिस्थिति नहीं आती। लेकिन अब इस पे डायरेक्टली कुछ कमेंट करना कि बाढ़ किसके वजह से आई, ये कुछ गलत होगा, क्योंकि इस पे कुछ स्टडीज़ चल रही है। बिल्कुल, आने वाले पीरियड में हमें सामने आ सकता है कि किसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन हाँ, हमारी सबकी जिम्मेदारी है, लोगों की भी जिम्मेदारी है। जब हम कचरा फेंकते हैं तब नहीं सोचते कि ये ऐसा होगा, या फिर जो कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं एक हद इसके बाजू में रिवर के, ये भी चीज़ें रहती है। हम घर के साइड में बड़े बड़े कंपाउंड वॉल करते हैं, ये भी चीज़ें हैं इसके वजह से। या फिर हम जब घर बांधते हैं तो बहुत ज़्यादा पैमाने पे वहाँ पे मट्टी डाल के उसका हाइट बढ़ा देते हैं, ये भी नदी का बेस बढ़ा देते हैं। नदी का नहीं, जहाँ पे मेरा ये है प्लॉट है जिसपे मैं घर बांध रहा हूँ, उसमें लोग मट्टी डाल के उसका हाइट बढ़ा देते हैं। तो ये चीज़ों से जब पानी आता है उस एरिया में तो और उसकी लेवल बढ़ती है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि रिस्पॉन्सिबल है, ये पहले से प्लान करना चाहिए था कि लेकिन ये अभी नहीं बोल सकते कि प्लान करना चाहिए था, अब कुछ प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल, तो हमें आगे का सोचना ज़रूरी है। तो दोस्तों बिल्कुल इनकी बातों से मुझे या चिपलुन के सीईओ है, यहाँ के नगर पालिका के प्रमुख अधिकारी है, काम करने वाले, तो इनका कहना ये है कि ये जो गाल काटने का काम है, जो नदी में से निकालना है, गाड़ जिसे बोलते हैं, वो एक छोटी लोकल गवर्नमेंट के पास इतने फंड्स नहीं होते, इनके पास ऐसी कोई बड़ी मशीनरीज नहीं होती कि ये वो काम कर सके। वो ज़्यादा करके वो काम कलेक्टर ऑफिस का भी, उनके पास भी इतना बजट नहीं होता। तो ये जो इरिगेशन डिपार्टमेंट हमारे महाराष्ट्र की सरकार का है, शायद वो निकाल सकते हैं। क्या ये आपका जवाब, यही जवाब है आपका? वो कुछ इसमें कर सकते हैं, सही। बिल्कुल, क्या बोलिए। और अगर कुछ छोटे मोटे नाले हैं उस पर नगर पालिका श्योरली काम कर सकती है और करना भी चाहिए। और ऐसा प्लान हमारा है, हम बजट के भी प्रोविजन वैसे कर रहे हैं कि हर साल कुछ 20, 30, 25 लाख का काम हम करें। वैसे ही जो कलेक्टर ऑफिस है वो भी कुछ कर रहा है प्लान हर साल के लिए, और वैसे ही इरिगेशन डिपार्टमेंट हर साल का कुछ बजट इसके ऊपर रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एक साल पूरा गाल निकाल के फिर भी वो काम
नहीं हो पाएगा, हर साल कुछ काम होना चाहिए। लेकिन ये जब आपातकालीन ऐसे आती है तो आपातकालीन के बाद ये वापस न हो, इसके लिए एक टीम बैठनी चाहिए। क्या यहाँ मुख्यमंत्री आए थे चिपलून में ये बाढ़ आने के बाद? हाँ, मुख्यमंत्री साहब तो आए ही थे। अच्छा। और बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर भी यहाँ पे आके गए थे। तो लेकिन क्या कोई ऐसी टीम बैठी या कोई ऐसा रिसर्च हुआ, ऐसा कुछ हुआ क्या? क्योंकि लोग जो वहाँ बैठे हैं वो नहीं जानते कि टेक्निकल चीज़ें क्या है। उन्होंने अपने स्तर पर काफ़ी पढ़ाई की है। उनका कहना है कि हमने अपने स्तर पे काफ़ी जाने कि इतना 300 करोड़ का अगर खर्चा होगा तो और इतनी मट्टी अंदर से निकालेंगे नदी में से तो फिर शायद इसका सल्यूशन निकलेगा और ये बाढ़ नहीं आएंगी। लेकिन क्या सरकारी ऐसी कोई जांच हुई या फिर सरकारी ऐसी कोई टीम बनी है? जैसे हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ अभी फ़िलहाल, हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े अधिकारी का देहांत हुआ और उसके बाद एक जांच बैठी, ये ऐसे ना हो इसके लिए प्लानिंग चली। तो क्या चिपलून में ऐसी कोई जांच हुई या कोई प्लानिंग चल रही है, इसकी आपको मालूमात है क्या? हाँ, श्योरली इरिगेशन डिपार्टमेंट से ये काम चल रहा है। उन्होंने CWPRS करके एक इंस्टीट्यूट है सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल पावर CWPRS, सेंट्रल वाटर पावर स्टेशन, जो पूना में है, उनके पास उन्होंने ये प्रपोजल भेजा है और उनकी टीम भी यहाँ पे आई थी। मैं उनके साथ यहाँ की बहुत सारी लोकेशंस मैंने दिखाई है और मुझे जो प्रोबेबल रीजंस लगती है, जो मैंने सुनी है और मैंने जो देखी है, वो मैंने उनको बताई है कि प्रोबेबल क्या कारण हो सकता है यहाँ पे बाढ़ बहुत ज़्यादा आने का। तो वो टीम यहाँ पे विजिट भी करके गई है और मैंने ऐसे पढ़ा है कहीं पे कि उन्होंने अभी, उनको टाइम लगेगा रिपोर्ट बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने कुछ अमाउंट उसके लिए फ़ीस भी मांगी है, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था। यानी उनका काम धीमे चल रहा है, बिल्कुल धीमे चल रहा है, क्योंकि आज 4-5 महीने हो चुके हैं और कोई ठोस कागज़ उनकी तरफ से नहीं मिले हैं। क्योंकि अगर मिले होते तो बिल्कुल इरिगेशन डिपार्टमेंट उस तरीके के फंड्स के लिए गवर्नमेंट से डिमांड करती, ना कई लोगों को यहाँ पर धरने पे बैठने की ज़रूरत आती। आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो आज धरने पे बैठे हैं चिपलून में कि उगाड़ निकालो नदी में से? उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि क्या हमें थोड़ा सब्र धैर्य रखना चाहिए या गवर्नमेंट अपना काम करेगी, हमें सीधा टूटने पड़ना चाहिए? हमारे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी, उन्होंने कहे बिल्कुल 3 स्थल पे ये काम होने वाला है, तो थोड़ा हमें रुकना चाहिए या आपका कहना क्या होगा? आप कुछ तो 2 वर्ड्स बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को जो काम करना था, उनको जो गाल निकालना था, उसके लिए जो फंड अलोकेट करनी थी उतना तो गवर्नमेंट ने अभी किया है। और जितने 10 करोड़ उन्होंने कमिट किए, वो अगर 10 करोड़ मिलते वो मिल भी जाएंगे, वो खर्च करना भी मुश्किल है मई तक, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, क्योंकि उसको जितनी मशीनरी लगेगी और जितने पॉइंट्स लगेंगे जहाँ से वो गाल निकालने के लिए मशीनरी अंदर जाएगी या बाहर आएगी, वो सब सोच के मुझे ऐसा लगता है कि 10 करोड़ हम ख़त्म भी कर नहीं पाएंगे मई महीने तक। अच्छा। ऐसा मुझे लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि उनकी दूसरी डिमांड वो ब्लू रेड लाइन के बारे में थी। बिल्कुल, उसके बारे में भी गवर्नमेंट ने ये बोला है कि ये जो ब्लू और रेड लाइन है, उसके ऊपर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो पूना में है, उनके कुछ ऑर्डर्स है। उस ऑर्डर्स के वजह से हम उनको ये ब्लू और रेड लाइन मार्क करनी पड़ी है। तो यानी वो एरिया में रहना खतरा है। बिल्कुल, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के परमिशंस नहीं है, जो नई बिल्डिंग्स या नए घर बनाने वाले हैं। हाँ, अच्छा। लेकिन इस शहर का जो रेसिडेंशियल एरिया है, उसमें से 70% एरिया ब्लू लाइन में आता है। तो उनके लिए सोल्यूशन क्या है? तो कहीं और उनको लिए उनका घर हटाकर शहर के बाहर कहीं और डालना तो मुमकिन नहीं है। तो अभी फिलहाल उसके लिए कुछ, वो नई कंस्ट्रक्शन वहाँ पे नहीं कर सकते, इसीलिए ये लोग अभी धरने पे बैठे हैं। उसके लिए गवर्नमेंट के पास भी सॉल्यूशन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि NGT की ऑर्डर है, वो अभी फिलहाल तो वो लाइन हटा नहीं सकते। उन्होंने ऐसे बोला है कि जैसे ही गाल सब निकाल देंगे, उसके बाद वो नई लेवल्स लेंगे और फिर से ये रिवाइज करेंगे। मुझे तो ये लगता है कि अगर NGT के ऑर्डर से ये सब हो रहा है, अच्छा, तो NGT की जो ऑर्डर है वो अगर इन लोगों को लगता है कि चिपलून के लिए गलत है, चिपलून इससे सफ़र हो रहा है,
तो इन्होंने ये जो ऑर्डर है एनजीटी की वो चैलेंज करनी चाहिए, बिल्कुल, और वो टेक्निकली चैलेंज करनी चाहिए। जैसे हर एक को एक ही रूल नहीं लगा सकते हम, कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं, वैसे ये चिपलून का एक्सेप्शन होना चाहिए। बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। इन्होंने पुटअप करना चाहिए, चैलेंज करना चाहिए। अगर कोर्ट को लगा कि ये सही है, अच्छा, तो कोर्ट कुछ इसमें रिलैक्सेशन दे सकती है। बिल्कुल। मुझे लगता है फिलहाल तो गवर्नमेंट ने जितना करना था वो कर लिया। अच्छा। और मतलब फंड अलोकेशन का, और उसका जो काम अभी करना बाकी है प्रपोज्ड, वो तो मई तक हो जाएगा। वो 10 करोड़ में उतना काम भी हम कर नहीं पाएंगे। मैंने कल ही गया था मैं ऑफिस में, तब मुझे पता चला कि करीब हर रोज 6 लाख का डीजल का काम है। मतलब 6 लाख का डीजल हम अगर उतना काम अगर हम करते हैं, उतनी मशीनरीज में लगा रहे हैं, मशीनरी चाहिए, उसके लिए 20-25 पोकलैंड चाहिए और 80-90 हमें डंपर चाहिए। इतना अगर यहाँ पे मशीनरी अवेलेबल होती है और वो 150 दिन तक काम करती है, तो तब जाके कुछ 10 करोड़ का काम होगा। तो मुझे मुश्किल लगता है ये सब काम होना। उनका ये कहना था कि आप महाराष्ट्र सरकार कहीं और से वो मशीनरीज जहाँ भी अवेलेबल होगी वहाँ से लाकर यहाँ तुरंत पहुँचाइए, ताकि मई से पहले बहुत ही ज़ोर शाम से काम चलेगा। तो क्या ये मुमकिन है, आपको लगता है? बहुत सारी एनजीओज भी है नाम जैसी, जिनके पास बहुत सारी मशीनरी है, वो भी यहाँ पे सब पूल करने वाले हैं। सब मशीनरीज पूल करने के बाद ही ये काम चालू होगा, उसके लिए भी कुछ टाइम जाएगा। और कुछ मशीनरी खरीदने वाले हैं, ऐसा मीटिंग में भी डिसाइड हुआ था। तो मुझे लगता है कि ऐसी मशीनरी बाहर से यहाँ पे आ जाएगी 1 आध महीने में, उसके बाद फुल फ्लेज काम चालू हो जाएगा। यानी तुरंत बहुत सारी मशीनरीज लाना तो मुमकिन नहीं हो सकता? तुरंत नहीं, लेकिन 1 आध महीने में मशीनरी आ जाएगी। अच्छा, धीरे धीरे। और जितनी मशीनरीज अभी अवेलेबल है उनसे काम अभी चालू है। बिल्कुल। आपकी तरफ से बाढ़ के बाद आपने कोई पत्र लिखा था कलेक्टर को या फिर इरिगेशन डिपार्टमेंट को आपकी तरफ से? मैंने एक पत्र लिखा था कि जो शिव नदी है, जो शहर से बीच से जाती है, छोटी रिवर है, उसमें से अगर कुछ हमें भी कुछ काम करना है उसमें, वो गाल निकालने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन उसका कुछ एस्टिमेशन करके दो, ऐसा मैंने उनको भेजा था। आपने एक बजट के लिए डिमांड किए थे कि इतना बजट मतलब एस्टिमेशन के लिए। बजट तो हम अलोकेट कर रहे हैं म्यूनसिपालिटी की तरफ से, लेकिन उनसे बोला था कि आप एस्टिमेट करके दो। बिल्कुल। और बाढ़ के बारे में भी हमने कुछ स्टेप्स लिए। जैसे यहाँ पे शहर का एरिया 10 स्क्वायर किलोमीटर है, उससे भी ज़्यादा है, तो एक ही हमारे पास सायरन है। तो हमने सोचा है कि एक वो सायरन के ये बढ़ाने हैं हमें, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आता है, पहले आता है, वहाँ पे भी सायरन लगाना हम सोच रहे हैं। दूसरा कि मैं जब यहाँ पे ज्वाइन हुआ तो मुझे पता चला कि लोगों के पास कुछ जो रेस्क्यू ऑपरेशंस के जो कुछ रहता है, जैसे बोट्स रहते हैं या फ्लोट्स रहते हैं, वो कुछ नहीं थे, रोप्स रहते नहीं थे। खेड़ में, जैसे खेड़ में काफ़ी थे, हम लोगों को देते थे। अच्छा, हमारे पास भी रहते थे, हम खेड़ की नगर पालिका लोगों को देती थी, उनके पास ही रहते थे वो। अच्छा, लोगों के पास थे। तो वैसे यहाँ पे नहीं था, तो हमने अभी ये सोचा है कि उनको हमने इस 22 जुलाई के बाद भी ये पॉसिबिलिटी थी कि वापस भी बाढ़ आ सकती थी, तो हमने वो डिस्ट्रीब्यूट किया था। मैंने आने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट किया था। बिल्कुल। और वो भी हम बढ़ा रहे हैं, हमारे पास इक्विपमेंट्स बढ़ा रहे हैं। दूसरा, कुछ लोगों को ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। जैसे नगर पालिका के लोग या पुलिस या रेवेन्यू के डिपार्टमेंट के लोग काम करते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा काम यहाँ के लोकल भी कर सकते हैं और करते भी हैं। उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत रहती है, तो वो ट्रेनिंग का भी हमारा प्रपोजल है और हम इन कुछ दिनों में वो ट्रेनिंग चालू करने वाले हैं। बिल्कुल। और ऐसी कुछ चीज़ें मेरे ध्यान में आई थी, तो वो इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। और एक चीज़ ऐसी थी कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का हमारा सब मटेरियल था, वो सब जिस हमारे फायर स्टेशन में था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी था। अच्छा। तो मैंने पहले वो शिफ्ट करवाया, और मैं अभी और एक बिल्डिंग देख रहा हूँ जहाँ पे कम बाढ़ आती हो या फिर या नहीं आती है, जहाँ पे ये सामान शिफ्ट कर सके। बिल्कुल, ताकि वो सामान ही ना डूबे। यस, तो ये सब हमारा अभी प्रपोजल है, हम कर रहे हैं इस पे काम। शिंगटे जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और थोड़ा आश्वासन भी मिला
कि आपकी तरफ से, आपकी नगर पालिका की तरफ से आप जितना कुछ कर सकते थे आपने किए, और आपके करने की और भी इच्छा है, जैसे लोगों को ट्रेनिंग देना बाढ़ से। तो बिल्कुल हर चीज़ रातों रात नहीं हो सकती, ये सरकारी काम है, बड़ा बजट है और बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है। ये जो भी चल रहा है इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन बिल्कुल हम अलग अलग अधिकारियों से जाकर बात करेंगे, हमारे नेताओं से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे, जो वहाँ पर बैठे हैं लोग, उनसे भी बात करेंगे और देखते हैं कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन हमें ही मिलकर निकालना पड़ेगा। यस श्योर। तो हमारे से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, आज आपने जो वीडियो देखे वो था इंटरव्यू एक नगर पालिका के सीईओ। खेड़, चिपलून और महाड़ में सबसे बड़ा जो शहर है वो है चिपलून, तकरीबन 60,000 की आबादी है। जो प्रसाद शिंगटे जी थे वो चिपलून से पहले खेड़ के सीईओ थे और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया किस तरीके से कई लोगों ने उन्हें मना किया कि आप खेड़ मत जाइए, वहाँ का माहौल ठीक नहीं है, नगर पालिका में जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है वो बहुत ख़राब है। फिर भी उन्होंने जाकर काम किए और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किए। उसके बाद उन्होंने ये भी डिस्कस किए कि जो खेड़, चिपलून और महाड़ में जो फ्लड्स आए थे, जो बाढ़ आई थी, उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर किए। तो आप बिल्कुल ये इंटरव्यू से एक गवर्नमेंट प्रोसेस, एक नगर पालिका कैसे चलती है ये जान चुके होंगे। जैसे छोटे शहरों में नगर पालिका होती है जिसे नगर परिषद कहा जाता है, वैसे बड़े शहर में महानगर पालिका होती है, जैसे कि मुंबई महानगर पालिका, मीरा भाईंदर महानगर पालिका, उसके बाद आती है नासिक महानगर पालिका, नांदेड़ महानगर पालिका। ये सिर्फ महाराष्ट्र के कुछ महानगर पालिका के नाम लिया मैंने। तो अब आते हैं हमारे जो पिछला आपने संडे को जो इंटरव्यू देखे थे वो थे सुनील तटकरे जी, जो रायगढ़ के सांसद थे। उससे एक दिन पहले आपने जो वीडियो देखे जिसके आखिर में हमने कुछ सवाल पूछे थे, वो वीडियो था कि जो बाढ़ आई थी, बाढ़ आने के बाद किस तरीके से मशीनरीज डिप्लॉय की गई थी जो इरिगेशन डिपार्टमेंट की थी चिपलून शहर में, और वो मशीनरीज रात के वक्त काम नहीं करती थी। तो हमने जो वहाँ के जो मिनिस्टर है, जो रायगढ़ के जो सुनील तटकरे जी है, उनसे किस तरीके से ज़रा तीखे सवाल पूछे कि यहाँ पर रात का स्टाफ क्यों नहीं है। अब बाढ़ कभी भी आ सकती है, जुलाई महीने में पिछले साल बाढ़ आई थी तो अभी भी आ सकती है, तो काम बहुत गति से होना ज़रूरी है ताकि ठीक से हो सके। तो अब आते हैं उन सवाल जो हमने सैटरडे के वीडियो के साथ आपको भेजे थे, उन सवालों के जवाब के ऊपर। तो सवाल पहले मैं पढ़ूंगा आपके सामने। पहला सवाल था, क्या सुनील तटकरे जी ने क्या वादे किए थे। बिल्कुल उन्होंने काफ़ी सारे वादे किए थे उस इंटरव्यू में, लेकिन हम सिर्फ बात करेंगे वो जो बाढ़ के ऊपर जो एक बजट सैंक्शन किया था। तो पहला था कि 10 करोड़ चिपलून के लिए वो सैंक्शन करेंगे। दूसरा कि वो अजीत पवार जो कि उप मुख्यमंत्री है और फिनेंस मिनिस्टर है, उन पे प्रेशराइज करेंगे कि आप इरिगेशन मिनिस्टर जो कि जयंत राव पाटिल है, उनसे बात करिए और कुछ करिए इसके लिए। तीसरा वादा उन्होंने किए थे कि वो खुद जयंत राव पाटिल जो कि इरिगेशन मिनिस्टर है उनसे बात करेंगे। और चौथा जवाब था कि खुद इंजीनियर्स को वहाँ भेजेंगे और वहाँ पर जो लोग बढ़ाने हैं, जो काम करने वाले लोग हैं चिपलून शहर में, जो गाल निकालना, जो कि मलबा निकालने का काम है, उसके लिए लोग बढ़ाने के लिए ये सब खुद स्टेप्स लेंगे। तो ये पहला सवाल था। दूसरा था कि नाम फाउंडेशन है वो कौन चलाते हैं। पहला जवाब नाना पाटेकर और अनिल कपूर जी। दूसरा है नाना पाटेकर और मकरंद देशपांडे जी। तीसरा है नाना पाटेकर और मकरंद अनसपुरे जी। और चौथा है नाना पाटेकर और राजपाल यादव जी। उसके बाद तीसरा सवाल था, क्या सुनील तटकरे जी ने माना हमने जो उनसे डिमांड किए थे, क्या हमें क्या चाहिए, माना या नहीं माना। यस और नो में जवाब था। तो सबसे पहले हमें जवाब लिखे थे शाहिद सुरवे जी ने। शाहिद सुरवे जी आपका स्वागत है। आपने पहले भी हमें जवाब दे चुके हैं।
तो ऐसे ही रेपिटिव लोग जवाब देते हैं तो उन्हें बिल्कुल 30 जनवरी को, जो कि एक संडे का दिन है, खेड़ शहर में जो सभा रखने वाले हैं वहाँ तकरीबन 8 से 9 सरकारी अधिकारी आने वाले हैं। कलेक्टर से लेकर जो प्रांत होते हैं, मतलब वो सब डिविजनल कलेक्टर जो होते हैं एरिया के, डिस्ट्रिक्ट्स के, जो तालुके होते हैं वहाँ के, उसके बाद जो तहसीलदार होते हैं, जो तहसील्स के हेड होते हैं, वो नगर पालिका के सीओ, ऐसे तकरीबन 8 से 9 बहुत ही सीनियर ऑफिसर्स आने वाले हैं महाड़, खेड़ और चिपलून शहर से। और तो वो सभा में हम सिर्फ हमारे जो रेपिटिव जवाब देने वाले, जिन्हें अवार्ड देने वाले, उन्हें आमंत्रित करने वाले हैं। तो अब हमें अगले कुछ दिन इन सवालों के जवाब यूँ ही देते रहना। तो शाहिद सुरवे जी, धन्यवाद, आपने जवाब दिए। अब हम पढ़ते हैं आपके जवाब। पहला है कि वो खुद इरिगेशन मिनिस्टर से बात करेंगे, बिल्कुल सही जवाब रहा। और सुनील तटकरे जी है, वो सांसद यानी दिल्ली में बैठते, यानी नरेंद्र मोदी जी की सरकार के खिलाफ अगर कुछ ऑपोजिशन में बैठ के बोल सकते हैं, वो उनका काम है। उनका काम इरिगेशन डिपार्टमेंट चलाना नहीं है। हाँ, उनका प्रभाव है, वो पार्टी के सीनियर लीडर्स में से एक है। तो उन्होंने कहा मैं इरिगेशन मिनिस्टर से बात करके वहाँ लोगों को डिप्लॉय करूँगा और वहाँ पे जो लोगों की संख्या है वो बढ़ाऊँगा ताकि काम गति से हो। तो सही जवाब रहा आपका। दूसरा है नाना पाटेकर और मकरन अनसपुरे। बिल्कुल, नाना पाटेकर जी ने और मकरन अनसपुरे, जो कि मराठी एक्टर है, ये लोग ने मिलकर एक नाम फाउंडेशन का स्थापना किए, जिसका काम चिपलून शहर में गाल निकालने के लिए, जो कि मलबा निकालने के लिए उन्होंने अपने मशीन्स डिप्लॉय किए। उसके बाद जो तीसरा जवाब है, क्या सुनील तटकरे जी ने हमारी मांगे जो थी सारी पूरी किए, ये तीसरा जवाब है हाँ। तो शाहिद सूर्य जी, धन्यवाद, आपने तीनों सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए। अगला जवाब हमें जो मिला वो है तहरीम खान जी से। तो इन्होंने पहला जवाब जो है वो दिए थे कि डिप्लॉय इंजीनियर एंड इंक्रीजिंग मैन पावर। ये गलत जवाब है, वो खुद नहीं कर सकते, वो इरिगेशन मिनिस्टर को कहेंगे। तो पहला जवाब आपका गलत रहा। उसके बाद आपका दूसरा जवाब जो है वो है नाना पाटेकर और मकरन अनसपुरे, बिल्कुल सही रहा। और तीसरा जवाब जो है आपका वो है हाँ, तो बिल्कुल सही जवाब रहा। तो धन्यवाद हमें मैसेज लिखने के लिए। अगला हमें जो मैसेज आया है वो है अब्दुल मुत्तलिब घरटे जी। इन्होंने जो मैसेज लिखा है उस पर कहा है कि तुरंत सिंचन मंत्री से बात करेंगे, बिल्कुल सही रहा। नाना पाटेकर और मकरन अनसपुरे, बिल्कुल सही रहा। तीसरा जवाब है हाँ, आपने बिल्कुल तीनों सही जवाब दिए। उसके बाद हमें अगला जवाब जो मिला है, इनका नाम मकसूद मुल्ला जी। इन्होंने पहला जवाब दिए है डी, डिप्लॉय इंजीनियर एंड इंक्रीज मैन पावर हिमसेल्फ। नहीं, ये गलत रहा। शायद से इंटरव्यू में उन्होंने ऐसा बोले, लेकिन उनके कहने का मकसद था कि जयंत पाटिल जी के द्वारा ये काम किया जाएगा। आपका दूसरा जवाब जो था वो है सी, नाना पाटेकर और मकरन अनसपुरे, बिल्कुल सही रहा। और तीसरा जवाब है ए, कि हाँ उन्होंने सारे हमारी जो रिक्वेस्ट थी उन्हें माने। इसके बाद अगला जवाब हमें जो मिला वो था शबाना खान जी का। शबाना जी, आप बिल्कुल रेगुलर जवाब देते हैं और आप बिल्कुल टॉप लिस्ट में हैं, ये भी बताना चाहूँगा। ऐसे आप जवाब देते रहिए। आपका पहला जवाब था डिप्लॉइंग इंजीनियर्स एंड इंक्रीजिंग मैन पावर। तटकरे जी प्रॉमिस दैट ही वुड इमीडिएटली टॉक टू जयंत पाटिल। तो आपने सही चुने, ये दो में से कोई भी एक ही जवाब होता, लेकिन आपने डिटेल में लिखे इसलिए इसे सही जवाब ठहराएंगे। दूसरा है नाना पाटेकर और मकरन अनसपुरे, और तीसरा है हाँ। और उन्होंने एंड ही एक्सप्रेस हिज ग्रैटिट्यूड टू द स्काउट रिपोर्टर्स फैमिली, बिल्कुल सही कहे। सुनील तटकरे जी जो है उन्होंने जब हमें उन्हें एक प्रॉब्लम बताया, उन्होंने उसके सल्यूशन भी दिए और धन्यवाद भी कहा कि स्काउट रिपोर्टर्स परिवार की वजह से उन्हें उस चीज़ पे लक्ष्य देने के लिए हमने निमंत्रण दिया। तो इसके लिए ये आपने जो जवाब लिखे सही जवाब रहा। इसके बाद अगला जवाब जो हमें आया है वो है कमरुद्दीन परकार जी। कमरुद्दीन जी ने पहले भी डिटेल में कुछ चीज़ें हमें लिखी थी।
अभी फ़िलहाल इन्होंने और एक मैसेज लिखे हैं, लोकसभा सांसद श्री सुनील तटकरे के साथ आपके स्काउट चैनल पर आपकी मुलाकात देखी। इंटरव्यू में आपने अपने कोकन के मुद्दों उठाए, उनके सामने रखा और उसे पूरा करने का तटकरे जी से आश्वासन भी लिया। ये देखकर बहुत अच्छा लगा। आज कोकन के विकास के लिए एक नई उम्मीद की किरण आपके चैनल के माध्यम से जागी है, इसकी मुझे बहुत खुशी है। कमरुद्दीन इस्माइल परकार। कमरुद्दीन जी धन्यवाद, आपने काफ़ी डिटेल मैसेज लिखा, बहुत ही अच्छा लगा सुनकर। अगला मैसेज हमें है ज़ाहिर परकार जी ने। इन्होंने लिखा है, आई जस्ट सॉ फ्यू ऑफ इंटरव्यूज़, आई लव इट, कीप इट अप, गॉड ब्लेस यू, आई एम ऑल्सो फ्रॉम केड सकरोल, यू हैव ब्राइट फ्यूचर। तो धन्यवाद जी, आपको हम आज के इस शो को भेजेंगे, उसके साथ कुछ सवाल भेजेंगे, आप जवाब देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आप खेड़ शहर में रहते हैं। आप हमें रेगुलर जवाब देते रहेंगे तो आपको बिल्कुल सभा में इनवाइट किया जाएगा। अगला हमें जो मैसेज था वो थे बशीर संगे जी। बशीर संगे जी, बिल्कुल आपका नाम मुझे याद है, क्योंकि आपने खेड़ फुरूज़ बस स्टॉप जो है वहाँ पर जो लोग शराब पीते उसके ऊपर मुद्दे उठाए थे। वो बस स्टैंड को रिपेयर कराने के ऊपर मुद्दा था और कई चीज़ों पे आपने लिखे थे। और आपका पहले मैं मैसेज पढ़ूँगा जो आपने डिटेल में लिखे थे। वो था, थैंक्स बाय हार्ट फॉर एक्शन ऑन माई हम्बल रिक्वेस्ट, आई विल प्रोवाइड यू ऑल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अलॉन्ग विथ क्लिप्स। तो आपने लिखे थे कि आप सारे पुरावे जो है, जो भी एविडेंस है वो बस स्टॉप के ऊपर जो कुछ भी होता है फुरूज़ बस स्टैंड के ऊपर, उसके बारे में आप डॉक्यूमेंटेशन देंगे। बिल्कुल, हमने आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी देखी, आपकी पुलिस कंप्लेन लिखी हुई भी देखे जो आपने DYSP को लिखे थे। ये सारी चीज़ों को देखे और जो शराब की बोतलें पड़ी रही थी उसकी पिक्चर्स भेजे थे। और तो आपको मैं एक अपडेट देना चाहूँगा। बिल्कुल, आज वो अपडेट देने का मौका आ चुका है। आपका जो विषय था, इससे मैंने सिर्फ कल ही जो कोकन भवन के जो आयुक्त हैं, जो कमिश्नर हैं विलास पाटिल जी, यानी कोकन विभाग के सबसे प्रमुख अधिकारी कहा जाएगा, तो विलास पाटिल जी से कल हमारी मुलाकात थी। हमने उनसे बातचीत की है। ये रिकॉर्डेड इंटरव्यू नहीं थी, लेकिन हमारी डिटेल डिस्कशन हुई थी। ज़रूर आगे जाकर कभी ना कभी उनका इंटरव्यू भी लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल कोकन के कई सारे मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हम उनसे मुलाकात किए थे। तो निकलने से पहले मैंने उनको बताया कि कोकन विभाग में खेड़ तालुके में जो फुरूज़ गांव पड़ता है, वहाँ के बस स्टैंड पे ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को दिक्कत होती है। DYSP को लेटर भी भेजा गया था, लेकिन अफसोस की बात है वो जो कमिश्नर है उन्होंने ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने एक पत्र लिखने कहा है और फॉलोअप करने कहा है। तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस था, शायद वो बिज़ी थे इसीलिए नहीं हो पाया, लेकिन हमने इसकी आगे जाकर और एक पहल उठाया। जो खेड़ तालुका में, जो खेड़ शहर में जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ के जो पुलिस इंस्पेक्टर है जादव मैडम जो है, हमने उनसे इस विषय पे बात की है और उम्मीद रखते हैं बहुत ही जल्दी आपको कुछ ना कुछ वहाँ कार्रवाई देखने मिलेगी। और अगर नहीं मिली तो आप हमें बताइए, हम इसे फॉलोअप करेंगे। तो धन्यवाद हमें लिखने के लिए। अगला मैसेज जो हमें लिखे है वो है शोएब जी ने। इन्होंने हेलो कहा। हेलो शोएब जी, थैंक्स, वॉच वीडियो ऑफ मिस्टर सुनील तटकरे, इट वाज अमेजिंग, कीप इट अप। सोहेल जी, थैंक यू वेरी मच। आप जैसे लोगों की वजह से हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम ऐसे ही और लगन से काम करते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच टू यू। अगला मैसेज हमें जो लिखे है वो है इलियास ढोकले जी ने। इन्होंने लिखा है हाय और हेलो इलियास जी, धन्यवाद हमें मैसेज लिखने के लिए। उसके बाद हमें जो अगला मैसेज आया है वो है इमरान पटेल जी का। इमरान जी, आप हमेशा हमें रेगुलर जवाब देते हैं, तो धन्यवाद उसके लिए। आपने पहले 2 सवाल पे के लिखे हैं और तीसरे पे नहीं है, तो आपके जवाब हमें ठीक से नहीं मिले,
लेकिन आपने संडे के इंटरव्यू के बाद हमें पूछे थे इनके सवाल क्या है। तो संडे को जो इंटरव्यू होता है उसके बाद हम सवाल नहीं पूछते, सिर्फ मंडे टू सैटरडे हम हर दिन सवाल पूछते हैं, और जो सैटरडे के सवाल है उसके जवाब ट्यूसडे को देते हैं, और मंडे को हमारी छुट्टी रहती है। अगला हमें मैसेज जो मिला था वो है शकील जसनायक जी। शकील जी आपने लिखे हैं भाई नंबर 1। थैंक यू शकील जी। आप जैसे लोग ही, जैसे मैं रिपीटेडली बता रहा हूँ कि लोगों का ये परिवार है, स्काउट रिपोर्टर्स यानी मैं नहीं हूँ, हमारा स्टाफ नहीं है, हम सब मिलकर ये चला सकते हैं। हम ही खुद है जो हमारे देश के लिए कुछ कर सकते हैं। मैं फिर से एक चीज़ दोहराऊंगा जो मैंने शायद से हमारे पहले वीडियो में थोड़ी क्लियर कहा था, वो ये है कि हमें समाज को जगाना है, और समाज को जगाने से पहले खुद को जागना बहुत ही ज़रूरी है। इसका कारण ये है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। लोकतंत्र यानी हमें खुद लड़ना होगा हमारे हक के लिए, और वो एक वक्त की लड़ाई नहीं है, वो हमेशा हर दिन। वोटिंग भी एक तरीके की लड़ाई होती है कि हम किसे चुनते हैं। हम लोग जो है वो सब भाग लेते हैं और लोगों को चुनते हैं, और हमारा काम सिर्फ वोटिंग तक ही सीमित नहीं रहता। वोटिंग के बाद बल्कि हमारा काम और बढ़ता है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमने जो चुने हुए लोग हैं क्या वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों आज एक आखिरी आपको मैसेज देना चाहूँगा इस वीडियो के अंत में। आने वाले संडे को 30 जनवरी को हम खेड़ शहर के नगर पालिका के पीछे वाले ग्राउंड में एक सभा रखने वाले, एक जिसे मराठी में मेळावा, इंग्लिश में गेट टुगेदर कहते हैं, वो रखने वाले हैं। ये ऑनलाइन लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, आपको लिंक भेजा जाएगा। तो आप हमें आपका नाम व्हाट्सएप करिए 9769667328, और हम आपको लाइव ब्रॉडकास्ट आपका लिंक भेजेंगे। संडे को शाम को 4 बजे से लेकर 7 से 8 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। काफ़ी सीनियर अधिकारी आने वाले हैं, तो उम्मीद रखता हूँ कि आप उसे लाइव देखेंगे, और अगर आपने कुछ सवाल उस लाइव ब्रॉडकास्ट में डाले तो उसके जवाब भी मिलेंगे। क्योंकि ये कोविड काल है, इसीलिए हमें उस लोकेशन में सिर्फ 50 लोगों को बुलाने की अनुमति मिली है, और हम कोशिश करेंगे कि वो 50 लोग वो हो जो हमारे समाज में तुरंत कुछ एक्शन ले पाए, वैसे लोगों को बुलाने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि हमने आपको बताया कि कई सारे अधिकारी को बुलाया जाएगा, तो एक हेल्दी डिस्कशन होगा। लेकिन हमारे स्काउट रिपोर्टर्स के परिवार के लोग जो हमारे साथ हमेशा जुड़े हुए हैं, उन्हें हम कांटेक्ट करेंगे और उन्हें हम इनविटेशन भेजेंगे। तो दोस्तों आज का शो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।